हमने कुछ गड़बड़ तो होगी कि जो कुछ भी हमने किया। हमने सुना था कि घर में 10 लाख रुपए है, लेकिन जैसे ही सबको बांध कर हमने ढूंढना शुरू किया कि मैं समझ गया उस आदमी ने हमें गलत खबर दी है। कोई पैसा नहीं था, लेकिन धर्मेश को यकीन नहीं हो रहा था। उसने घर के हर एक कोने को उधेड़ दिया, दीवारों को ठोक कर पता कर रहा था कि कहीं कहीं तिजोरी किसी दीवार में तो नहीं। उसने कहा कि जब वो पैसे ढूंढ लेगा तो नीना के कमरे में जाकर उसके साथ, लेकिन मैंने कह दिया कि मैं उसे ऐसा हरगिज नहीं करने दूंगा, और इसीलिए मैं नीना के साथ ही बैठा रहा। धर्मेश मुझे बुलाने आया। हम लाइट बंद करके नीचे बेसमेंट में आ गए, जहाँ चोपड़ा और उसका बेटा था। धर्मेश बोलता रहा, कोई गवाह नहीं। मैंने सोचा वो थोड़ी देर और बोलेगा और फिर चुप हो जाएगा। हम सारी रात गाड़ी चलाकर कहीं दूर निकल जाएंगे, वो लोग हमें कभी ढूंढ नहीं पाएंगे। चो, चोपड़ा के हाथ ऊपर रस्सी से पाइप पर बंधे थे। उसे देखकर लग रहा था कि उसे चोट लगी है। मैंने रस्सी काट दी। हमने उसके पीछे डब्बा रख दिया ताकि वह आराम से टेक लगा सके। उसने मुझसे पूछा कि उसकी बीवी और बेटी कैसी है। मैंने कहा वो ठीक है और थोड़ी देर में सो जाएंगी। मैंने कहा बस सुबह होने वाली है, या कोई आकर आपकी मदद कर देगा। वो मुझे देख रहा था, बस देख रहा था मेरी आंखों में, जैसे कि वो चाहता था कि मैं उसे मार दूं। वो चाहता था मैं ऐसा इंसान बन जाऊं जो उसे मार दे। मैं सोच रहा था कि भला आदमी मुझसे डरा हुआ है। मुझे अपने आप पर शर्म आ रही थी कि ये अच्छा सा आदमी, भला इंसान, मेरा मतलब एक जेंटलमैन। और मैं उस पल तक सोचता रहा जब तक कि मैंने उसकी गर्दन काट डाली। मैं उसे ध्यान से देख रहा था। खून जमीन पर बह रहा था। मैंने धर्मेश को उसे खत्म करने को कहा था, उससे हुआ नहीं। चोपड़ा को ऐसे नहीं छोड़ सकते थे, इसीलिए मैंने धर्मेश के हाथ से पिस्तौल पिस्तौल ले ली। हम मिसिज चोपड़ा के कमरे में गए। और फिर हम गाड़ी से निकल गए।
अब तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो? उस घर से पैसे कितने मिले? 750 रुपए।